हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नंबर वन कॉमर्स क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये समझ लीजिए पूरी तरीके से 100% फ्री क्लासेस है। हैंड रिटन नोट्स मैं देता हूँ, खुद ही लिखता हूँ, खुद ही पोस्ट करता हूँ। टू द पॉइंट लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। आप पूरे यूट्यूब पर खंगाल के देखिएगा, पूरे यूट्यूब पर आपको टू द पॉइंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये टू द पॉइंट क्लास है, ठीक है। मैं स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उनसे मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैंने 12 तारीख के बाद में आज 15 तारीख हो गई और मैंने वादा किया था कि डेली क्लासेस दूंगा। चूँकि थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, इसी की वजह से क्लास नहीं ले पा रहा था, ठीक है। लेकिन आज पूरी कोशिश की है, आज पूरी हिम्मत बांध के फिर मैंने लिखा है, फिर उसको स्टार्ट किया है। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, जितने लोग हमारे चैनल पर नया विजिट करें, कृपया करके प्लीज़ वो जो पुरानी लेक्चर्स हैं उसको ज़रूर देख लें, अदरवाइज थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारी हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग था उसमें एक टॉपिक हमारा मिस हो गया था। एक टॉपिक क्या था, वो स्क्रीनशॉट लेने में ही दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि लेखांकन का जो जन्म है वो हुआ था 1494 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए भूलिएगा नहीं। इसे देखिए यहाँ पे देखिएगा लेक्चर सेकंड है, ठीक है, लेक्चर सेकंड है। इसको भी आप परेशान मत होइएगा, लेक्चर सेकंड, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, पक्का मैं गारंटी ले रहा हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इसीलिए मैं टू द पॉइंट लिखवा रहा हूं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा और लेक्चर को छोड़िएगा नहीं, लेक्चर को मिस मत करिएगा। पहली लेक्चर, दूसरी लेक्चर, किताब जो मैंने बताया, जो बुक्स बताई उसको रिकमेंड करिए, उसको पढ़िए। नहीं तो मैं पूरा लेक्चर तो ले ही रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरे लेक्चर में कुछ छूटेगा ही नहीं, ठीक है। आप देखिएगा कुछ भी नहीं छूटेगा। 3-4 बुक्स को मिला के, वीडियोस को मिला के सब कुछ जो है, पूरा जो हमारे पास एक्सपीरियंस है उसको मैं पूरा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए और इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब जाते हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बहुत सिस्टम से समझाऊंगा। तो आज सबसे पहले इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में आपको मैं अकाउंटिंग के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो है क्या अकाउंटिंग को समझते हैं आज। देखिएगा, हिंदी को समझते हैं। लेखांकन को वित्तीय सूचनाओं की पहचान, ठीक है, पहचान यानी रिकॉग्निशन, या रिकॉग्निशन करना, मेजरमेंट करना यानी मापन करना, अभिलेखन करना यानी रिकॉर्ड करना, और उसको बैलेंस के रूप में परिभाषित करना, ये क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। ये थोड़ा सा कम डेफिनेशन समझ में आई होगी, ठीक है, इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में नीचे बताया है। ये हेराल्ड जी की डेफिनेशन है और हेराल्ड जी ने इस डेफिनेशन को दिया था, ठीक है। अब नीचे आते हैं, पूरा तहस नहस कर देते हैं अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग इंक्लूड्स, यानी अकाउंटिंग जो है, लेखांकन जो है, वो समाहित करता है। पहला क्या, देखिए पहला आता है रिकॉर्डिंग, यानी क्या करना। एक चीज और बता दें, इससे पहले भी एक चीज आती है, वो मैं पहले बता देता हूं। इससे पहले भी आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि जो लेन देन है, ठीक है, लेन देन जो है उन्हें पहचानना, उन्हें क्या करना, पहचानना। अब पहचानना का मतलब क्या है, पहचानना का मतलब वो कैश के फॉर्म में है या नहीं है। नॉन कैश तो नहीं है, ठीक है, तो नॉन कैश वाले तो नहीं आएंगे, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा। इसीलिए इससे पहले क्या आता है, रिकॉर्डिंग से पहले क्या आता है, आइडेंटिफाई करना, यानी ट्रांजेक्शन्स को, लेन देन को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। तो फर्स्ट स्टेप, स्टार्टिंग तो यहीं से होती है, रिकॉर्डिंग से होती है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो फिर रिकॉर्डिंग, फिर आता है क्लासीफाइंग, फिर आता है समराइजिंग, फिर आता है इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेटिंग भी बोलते हैं बहुत लोग, और कम्युनिकेशन आता है, ठीक है। अब मतलब समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद में उसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, पहले कैश ट्रांजैक्शन होगा, कैश ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, जब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आपको पता है कि वो कई पेजेस पे हो सकता है। फर्स्ट नंबर पेज पे, सेकंड नंबर पेज पे, थर्ड नंबर पे, 11 नंबर पे, 18 नंबर पे, 20 नंबर पेज पे। अब हमको ये बताइए, इन सारे
ट्रांजेक्शन को हम कहाँ देख पाएंगे? तो हम क्या करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इट मीन्स वर्गीकृत करते हैं या क्रमबद्ध करते हैं, ठीक है, या खतौनी करते हैं जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसे संक्षेप करते हैं, यानी उसका सारांश निकालते हैं। सारांश इन द सेंस ये होता है, उसका हम बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, यहां पे समझते हैं, मान लेते हैं मिस्टर एक्स से हमने कोई सामान परचेस किया, ठीक है। तो हम एक बार तो परचेस करेंगे नहीं ना, साल भर में बहुत बार परचेस करेंगे, बहुत बार परचेस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मान लिया हमने 1 नंबर पेज पे किया, 2 नंबर पेज पे किया, 8 नंबर पेज पे किया, 11 नंबर पेज पे किया, 15 पे किया, 18 पे किया, देन 20 पे किया। अब हम कहां तक इस पेज को देखते रहेंगे कि भाई मिस्टर एक्स से हमने यहां पे किया, फिर तो हम उसको क्या करते हैं, पहले तो रिकॉर्ड किया हमने, उसके बाद हमें क्या किया, उसको हमने वर्गीकृत कर दिया, यानी इसको, इस जो इतने सारे पेजेस पे लिखा हुआ था, इसी को एक जगह पर समाहित करना ही क्या कहलाता है, क्लासीफाई कहलाता है। बात ध्यान समझिएगा। उसके बाद अब हमको ये देखना है कि मिस्टर एक्स से जो हमने सामान खरीदा है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जिससे हम सामान खरीदते हैं सॉरी सॉरी, वो क्रेडिटर्स होता है। वो कौन होता है, क्रेडिटर्स होता है, यानी लेनदार होता है। वो हमसे पैसा लेने वाला होता है, चूंकि हमने सामान खरीदा है। और किसी भी बंदे से जब भी हम नाम में खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा, आगे बताएंगे बहुत डिटेल में। अब मिस्टर एक्स से जो हमने सामान खरीदा, मान लेते हैं हमने टोटल मिला के 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, जिसमें से हमने 2,000 रुपए का सामान वापस कर दिया, 20,000 रुपए का सामान वापस कर दिया, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 80,000 का बचा। तो जो 80,000 का बैलेंस बचा, उसी को हम कहां पर देखते हैं, संक्षेप में देखते हैं, सारांश में देखते हैं। इट मींस कहां देखते हैं, समराइजिंग में देखते हैं। इट इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या करते हैं, जब हम पूरे साल, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हटा दें इसको। अब हम क्या करते हैं, जब हम पूरे साल ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि ईयर ऑफ एंड, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, ईयर ऑफ एंड हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि हमारी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या हुआ, ठीक है। वैसे तो नेट प्रॉफिट ही होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है क्योंकि नेट लॉस दोनों इवेंट है हमारा, ये भी एक तरीके का इवेंट होता है, ये भी एक इवेंट होता है, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज होता है, इसीलिए कहलाता है इवेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसी पर हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ठीक है, विश्लेषण करते हैं। इसके लिए जो स्टेप होता है, इंटरप्रिटेशन कहलाता है, ठीक है। इसको हम कॉमर्स की लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जब हमने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल लिया, तो फिर उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेट किसको करते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिकेट मैं करूंगा, थोड़ा सा देखिएगा इसको डिटेल में, वैसे मैंने बताया ही नीचे, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। कम्युनिकेट हम करेंगे यूजर्स को, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर, मैंने नीचे डिटेल में बताया है। एक्सटर्नल यूजर्स को करते हैं, किसको करते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स को हम ये बताते हैं, भैया मेरे पास इतनी नेट प्रॉफिट हुई है और हमारे पास या इतने का नेट लॉस हुआ है। और किसके थ्रू बताते हैं, इसको हम बताते हैं बैलेंस शीट के थ्रू, वो डिटेल में हम बताएंगे, ठीक। अब हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साफ करके और डिटेल में जाते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत डिटेल में समझिएगा। देखिए, एक सेकंड, हाँ, देखिए जो बुक है, रिकॉर्ड जिस बुक में हम करते हैं उसे हम जर्नल बोलते हैं, ठीक है। जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। और क्लासिफाई जिसमें करते हैं, यानी खतौनी जिसमें करते हैं, ठीक है, जिसमें हम कई जगह जो ट्रांजेक्शन लिखे हैं उसको एक जगह करते हैं, उसे हम लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। और इसी के में हम क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अकाउंट्स बोल देते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम समराइज करते हैं, यानी किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का जब हमें बैलेंस निकालना होता है, ठीक है, तो हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस लगाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस बुक नहीं होती है, ठीक है, ये एक लिस्ट होती है, ठीक है, ये एक रफ लिस्ट होती है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस को निकालते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये एक रफ लिस्ट होती है। क्लियर है बात, आगे आते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब ट्रायल बैलेंस निकालने के बाद में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में हम क्या बनाते हैं, 3 चीजें बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या बनाते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, इसमें हम क्या बनाते हैं, इसमें हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं,
ठीक है। दूसरा बनाते हैं, इसको डिटेल में बताएंगे आगे। फिर दूसरा बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, देन बैलेंस शीट बनाते हैं। ये 3 चीजें हम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जब बैलेंस शीट आती है तो बैलेंस शीट से हमें पता चल जाता है कि हमारी एसेट्स क्या है, हमारी लायबिलिटीज क्या हैं, ठीक है, हमारी नेट प्रॉफिट कितनी है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। और हम क्या कर देते हैं, एक्सटर्नल जो हमारे यूजर्स हैं उनको हम कम्युनिकेट कर देते हैं, भैया ऐसी है नेट प्रॉफिट हमारी इतनी है, हमारी एसेट्स इतनी है, हमारी इतनी लायबिलिटीज हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, कम्युनिकेट क्यों करते हैं? कम्युनिकेट करने का सिर्फ एक रीजन होता है कि वो हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें, हिंदी होती है इन्वेस्टमेंट की, विनियोग कर सकें। ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये 5 स्टेप होते हैं। पहला होता है, देखिए लिखा भी हुआ है, ये देखिए, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ, स्टेप 5। ये ध्यान रखिएगा, 5 स्टेप, देयर आर 5 स्टेप्स इन अकाउंटिंग। फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग, सेकंड इज क्लासिफाइंग, थर्ड इज समराइजिंग, फोर्थ इज इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में एक आ रहा पॉइंट रेशियो एनालिसिस का। देखिए, रेशियो एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं ना, तो देखिए टफ वे में हम नहीं करेंगे उस चीज को, ठीक है, हम बहुत इजी वे में बताना चाहेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए मैं बताता हूं। जैसे हमें किसी चीज को हमें आसान लैंग्वेज में बताना है, देखिए तो हम क्या करेंगे, ऐसे हमने 2 तरीका दिखे देता। हमने कहा कि 10,000 रुपए की प्रॉफिट हुई है, ठीक, 10,000 की क्या हुई, प्रॉफिट हुई। या हम अपने एक्सटर्नल यूजर्स को अभी बताते हैं कि एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हैं। हम कहें 10% की प्रॉफिट हुई है। तो यानी कहने का मतलब है, जो हमारा डेटा है उसको इजीएस्ट वे में रिप्रेजेंट कर देना ही क्या कहलाता है, रेशियो एनालिसिस। जब हम रेशियो एनालिसिस के टॉपिक पे आएंगे तो बहुत डिटेल में बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी पूरी तरीके से। इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल 100% बनता है, मेरे ख्याल से कुछ बचा उचा नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस कोई बुक नहीं होती है, ये एक लिस्ट होती है या एक रफ पेज होता है। ध्यान रखिएगा, एक रफ पेज होता है जिस पर हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को उठाते हैं और उसका जो है टोटल कर देते हैं, ठीक है। वो आगे की बात है, जब ट्रायल बैलेंस पे आएंगे तो और डिटेल में हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं लेखांकन की विशेषताएं। विशेषताएं का मतलब क्या होता है, विशेषताओं का मतलब होता है, आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, विशेषताओं का मतलब क्या होता है, एडवांटेजेस होता है, ठीक है। तो लेखांकन क्या है, कला है, कला मींस आर्ट है, विज्ञान मतलब साइंस है, और वाणिज्य, तीनों को ध्यान से समझेंगे। कला क्यों है, पहले विज्ञान को समझते हैं। देखिए पहली बात तो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसको उस कॉन्सेप्ट्स को हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। तो वो कला तो बन ही गया। और उसके बाद वाणिज्य कैसे है, क्योंकि ये प्रॉपरली प्योरली बिजनेस के लिए ही यूज किया जाता है, इसलिए वाणिज्य होता है। तीनों बात क्लियर हो गई होगी। दूसरे पे आते हैं, लेखांकन में केवल मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को दिखाया जाता है। भाई जाहिर सी बात है, भाई मनी रिलेटेड तो कर दिखाया जाएगा, जो है जो मनी में नहीं होगा उसको हम कहाँ दिखा देंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर जैसे कहा जाए वो लड़की बहुत सुंदर है, तो ये मनी में थोड़ी ना है, मनी में सुंदरता बताइए कि 1 लाख के बराबर सुंदर है तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अब सुंदर है तो सुंदर रहने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है। फिर लेखांकन के अंतर्गत 5 स्टेप आते हैं जो कि ऊपर बताया गया, मैंने बता दिया 5 स्टेप। फिर लेखांकन के द्वारा परिमाणात्मक, ये ध्यान रखिएगा, सॉरी परिमाणात्मक, ठीक है, परिमाणात्मक होता है, सूचनाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। देखिए मतलब मैंने लिखा है रिजल्ट को बताता है, यानी देखिए पहली बात को ध्यान रखिएगा, यानी ये रिजल्ट को बताता है। देखिए पहले कैसे, देखिए रिकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो यहां भी हमको रिजल्ट बताएगा, क्लासीफाई करेंगे तो यहां भी हमको रिजल्ट बताएगा, समराइजिंग करेंगे तो यहां भी हमको रिजल्ट बताएगा, इंटरप्रिटेशन करेंगे तो यहां भी रिजल्ट बताएगा, और कम्युनिकेट करेंगे तो यहां भी रिजल्ट हमको बताएगा। यानी कि परिणामात्मक जो है सूचनाएं हम यहां पे दिखाते हैं, ठीक है। एक चीज का क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को भी दिखाया जाता है, ये भी मैं बता देता हूं यहीं पे, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि क्वालिटेटिव को कहां दिखा पाओगे भाई, कि वो बंदा बहुत सुंदर है या वो बंदी बहुत सुंदर है, तो सुंदर है उससे मतलब थोड़ी ना है, वो कहा जाए कि वो 1 लाख के बराबर सुंदर है, वो 1 लाख के बराबर जो है मोटा है, तो ये चीज हमको रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे, यानी लेखांकन का जो ऑब्जेक्टिव होता है
सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, हमको पढ़ना है, हमें क्वालिफाई करना है, उसी तरीके से लेखांकन का भी ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या होता है, व्यावसायिक लेन देनों को नियमित लेखा करना। ये बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग ये कहता है कि जो भी रिकॉर्ड करना है, जो भी चीजें हमको रिकॉर्ड करनी है वो डेली करनी है, ट्रांजेक्शन्स को डेली रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज वो लेखांकन के अंतर्गत नहीं है। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ध्यान रखिएगा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना है। फिर क्या, अगर लाभ अथवा हानि की गणना करना, तो आपको पता होगा कैलकुलेट करते हैं किसमें, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हैं, मैं बता चुका हूं ऊपर। इंटरप्रिटेशन करते हैं, मैं बता चुका डिटेल में। फिर शुद्ध लाभ शुद्ध हानि के कारणों का सही सही पता लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चेक करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हुआ तो किन किन रीजनों से हुआ, वही चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां पे 2015 में हमने अकाउंटिंग किया और हमें प्रॉफिट हुई 1 लाख रुपए, ठीक। तो हम 2016 में हम क्या करेंगे, यहीं से डेटा इंटरप्रेट करेंगे कि भाई किन किन रीजनों से प्रॉफिट हुआ, कौन कौन से रीजन हैं जिनमें हमारी प्रॉफिट हुई, क्या क्या चीज हमने गलतियां नहीं की, उसको भी यहीं फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद एग्जैक्ट रीजन को मतलब फाइंड आउट करना है। उसके बाद व्यवसाय की वित्तीय सूचनाओं की स्थिति का पता लगाना, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी हम कभी भी इस तरीके की बातें आती, फिनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं, तो फिनेंशियल पोजीशन एक ही चीज से पता चलती है, वो ध्यान रखिएगा, उसका नाम होता है बैलेंस शीट से, ठीक है। यहीं पर हमको पता चलती है दो चीज, एक एसेट्स और दूसरी लायबिलिटी, ठीक है। तो यही फिनेंशियल पोजीशन बताता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स अगर अच्छी नहीं है तो वो बैलेंस शीट अच्छी नहीं मानी जाती है, इस बात को गौर करिएगा। दूसरी बात, अगर किसी भी बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रही है तो उस बिजनेस की जो फिनेंशियल एसेट्स है यानी फिक्स्ड एसेट्स है वो अच्छी नहीं है, उसकी बैलेंस शीट अच्छी नहीं मानी जाती है। रीजन मैं बाद में बताऊंगा इसका, ठीक है। अब आते हैं व्यवसाय की प्रतिवर्ष की प्रगति ज्ञात करना, यानी जो एवरी ईयर जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो किन रीजन से कर रहे हैं, उस वेरिएंस को उसको फाइंड आउट करना, क्या क्या रीजन है, ठीक है, उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड आउट द प्रोग्रेस ऑफ द, ठीक है। फिर अशुद्धियों और कपटों को रोकना और पता लगाना, यानी एरर्स को, और फ्रॉड अगर कोई करता है, ठीक है, कोई अनबायस्ड है अकाउंटिंग के खिलाफ, तो उसे भी हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे, ठीक है। लिखा प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ इनएक्यूरेसीज एंड फ्रॉड्स। आगे आ जाते हैं, विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं देना। पक्षकार का मतलब मैं भी बहुत डिटेल में बताऊंगा कि आपके यूजर्स जिसे हम बोलते हैं, वो भी बहुत डिटेल में नीचे अभी आएगा, ठीक है। मैं इसलिए एरो बना दे रहा हूं, नीचे आएगा, अभी समझा देता हूं, ठीक है, कि उनको हम इंफॉर्मेशन कैसे देंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पक्षकार या पार्टीज या यूजर्स, ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स एंड इंटरनल यूजर्स, ठीक है। अभी मैं बताता हूं नीचे। अब आते हैं लेखांकन के कार्य में। आशा करता हूं यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे आते हैं, अब हम देखते हैं कि लेखांकन के कार्य क्या हैं, ठीक है, फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है, यानी फंक्शंस क्या क्या हैं, बात समझ में आई, फंक्शंस क्या क्या हैं, इसको भी देखते हैं। देखिए, पूर्ण और नियमित लेखे करना, मैंने आपको बताया रिकॉर्ड तभी करना है जब वो कंप्लीट हो जाए, यानी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाए तभी आपको रिकॉर्ड करना है, और वो भी सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना है, ठीक है, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है, ये बात हमेशा ध्यान करिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, विभिन्न पक्षकारों और वित्तीय परिणामों की सूचना देना। मैं अभी बता रहा हूं, फिर बताता हूं, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा या तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा या तो नेट लॉस निकल के जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल यूजर जो होते हैं, ठीक है, बाह्य पक्षकार जो होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि उन्हीं हमारे यहाँ इन्वेस्टर होते हैं, उन्हीं हमारे यहाँ पैसा लगाते हैं, उन्हीं से बिजनेस भी ग्रोथ होता है, इसीलिए उन्हें बताना जरूरी होता है। और किसके थ्रू बताया जाता है, बैलेंस शीट के थ्रू बताया जाता है। आगे आते हैं, फिर प्रबंध को सहायता प्रदान करना। भाई मैनेजमेंट को तो भाई करेगा ही करेगा कि क्या प्रॉफिट हुई, क्या लॉस हुआ, कैसे हुआ, ये अकाउंटिंग जब हम करे रहेंगे, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि हमने किस तरीके से अकाउंटिंग की, कहां कहां पे गलतियां नहीं की, ठीक है। ट्रस्टी का भी कार्य करता है, ट्रस्टी का मतलब ये होता है फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, जैसे ट्रस्टी का कार्य कैसे करेगा, जैसे मान लिया कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको जो है, मान लिया हमें कोई जमीन खरीदनी है, ठीक है, या कुछ हमें परचेज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज अ लीगल एविडेंस के फॉर्म में कर देंगे, या मैनेजमेंट की जगह पर ये वर्क कर देगा, तो ये ट्रस्टी के फॉर्म में काम करता है। फिर मैनेजमेंट आवश्यकताओं को पूरा करना। मैनेजमेंट आवश्यकताएं क्या होती हैं, कंप्लेंस ऑफ लीगल नीड्स। देखो बहुत सारे लीगल नीड्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अभी कोई
कोई कहते हैं झगड़ा हो जाए, ठीक है, कोई कोर्ट केस हो जाए या कोई केस हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई केस हो जाए, तो अगर कोई केस हो गया, मान ले किसी बंदे ने कोई सामान परचेज किया 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया, अब वो कह रहा है नहीं भाई 1 लाख रुपए का, वो कह रहा है नहीं आपने केवल 80,000 रुपए का जो है बेचा है। तो अगर हम जब तक इसको रिकॉर्ड नहीं किए होंगे तो हम कैसे बताएंगे? तो हम रिकॉर्ड अगर किए हैं तो हम ले जाएंगे इसको एज अ एविडेंस, एज अ एविडेंस हम क्या कर देंगे, बता देंगे। कहानी समझ में आ गई? तो ये होता है वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है। दायित्व निर्धारण करना, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। दायित्व निर्धारण का मतलब यह होता है कि दायित्व निर्धारण का मतलब यह होता है कि जैसे अकाउंटिंग क्या करता है, जो वैसे मैनेजर हैं, वर्कर हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है भाई कि आप मैनेजर हैं, आपको ये काम करना है, ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। वर्कर है, वर्कर का काम क्या होता है वो पता चल जाएगा, ठीक है। सीईओ है तो उसका काम वो पता चल जाएगा, ठीक है। लेबर है तो उसका काम वो पता चल जाएगा। ये भी अकाउंटिंग ही तो करता है कि भाई फलाने बंदे हैं, इनका ये काम है, ठीक है, तो हम अकाउंटिंग के थ्रू तो करते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। ये अकाउंटिंग था। अब आते हैं पुस्तपालन पे, ठीक है। पुस्तपालन के जो मतलब होता है वो होता है बुक कीपिंग। देखिए ये मेरी डेफिनेशन है, मैंने खुद बनाई है डेफिनेशन, ठीक है। क्या है? बुक कीपिंग इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस विद सिस्टमैटिकली वे। यानी कहने का मतलब है पुस्तपालन जो होता है वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समस्त मौद्रिक लेन देन क्रमबद्ध रूप में रखे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मौद्रिक लेन देन होंगे और सिस्टम से रखे जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं पुस्तपालन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि कितना कितना प्यारा, कितना डिटेल में मैंने समझाया है। नीचे देखिएगा, इसमें 4 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? देखिए इसमें 4 स्टेप आते हैं। है क्या? पुस्तपालन के अंदर 4 स्टेप्स आते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स इन बुक कीपिंग। पहला आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन को पहली बात भाई क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किस नेचर का हो? फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। दूसरी चीज, फिर मेजर करेंगे कि वो मनी में है कि नहीं है, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। थर्ड पे जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि रिकॉर्ड इन मेन बुक, मेन बुक में हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मेन बुक जो भी होगा, आपको जर्नल है आपको पता है, उसी में रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको लेजर करेंगे। लेजर मतलब क्या करेंगे, उसकी हम पोस्टिंग करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो यहां से ये जो 4 स्टेप हैं, यहां से ये जो 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? बुक कीपिंग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बुक कीपिंग बोला जाता है। क्लियर है बात? आगे आ जाते हैं। नीचे मैंने कुछ लिखा है इंपॉर्टेंट नोट में। क्या लिखा है, ध्यान से समझते हैं। लिखा है पुस्तपालन का जो कार्य है वो यांत्रिक यानी मैकेनिकल नेचर का होता है। मतलब यह है कि इससे, यहां मैंने अनपढ़ लिख दिया था, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, इसको काट दीजिएगा। अनपढ़ का मतलब यहां पे यह है कि सीमित ज्ञान वाला होना चाहिए, सीमित ज्ञान। जिसको कम नॉलेज भी है, थोड़ी भी बहुत नॉलेज है, तो भी उसको क्या कर सकता है, कर सकता है। वर्तमान समय में यह कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, और आपको पता है कि कंप्यूटर हम बच्चों को भी पता है, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, फिर मेजर करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, फिर लेजर करेंगे मींस पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। इतनी स्टेप्स आते हैं। आगे आ जाते हैं। अब आते हैं हम अकाउंटेंसी पे। बहुत अच्छा, बहुत मजेदार, ध्यान से समझिएगा। अकाउंटेंसी जैसा कि नाम से पता चला, भारी भरकम चीजों से पता चला। देखिए, टू प्रोवाइड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द अकाउंटिंग, यानी देखिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया है कोहलर ने, क्या कहा है, अकाउंटिंग रिफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी, ठीक है, बिल्कुल सही है, इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी है, एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए है। ध्यान रखिएगा, किसके लिए है? फिर से समझाते हैं। अकाउंटेंसी रिफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी प्रैक्टिस करो उसी में, उसी के लिए थ्योरी बनाओ, किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए। किसने कहा? कोहलर जी ने कहा। देखिए हिंदी में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मैंने लिखी है, सब खत्म हो जाता है इसी में। क्या कहा है इसमें, ध्यान से समझिएगा। यह वह ज्ञान की शाखा है जो नियम और सिद्धांत बताती है। बिल्कुल सही बात है, नियम सिद्धांत बताती है। कौन कौन से नियम है, कौन सिद्धांत है? जिनका पालन लेन देनों के लेखांकन, वर्गीकरण तथा सारांश। लेखांकन का मतलब रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण का मतलब यहां पे है क्लासिफाइंग, और सारांश का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है, देखिए प्रिंसिपल,
ठीक है, यानी सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिद्धांत। इसको क्या करना, अप्लाई कर देना, कहां पे, अकाउंटिंग, यही क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। बस कहानी खत्म, इतने में ही कहानी खत्म कर दी हमने। आगे आते हैं, आप इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे तो क्वेश्चन बिल्कुल बनना ही बनना रहता है, 100% क्वेश्चन आना है। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या लिखा, लेखांकन का जो अर्थ है वो हमें एक नजर में समझना है। देखिए, अकाउंटिंग इन एट अ ग्लैंस, ठीक है। अब क्या है लेखांकन का अर्थ एक नजर में कैसे, देखिए पहले हम क्या करते हैं बेटा, लेन देनों की पहचान करते हैं, ठीक है, बिल्कुल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं। मैंने अभी कहा था कि मैं भी नीचे समझाऊंगा, ठीक है, ऊपर मैंने कहा था कि नीचे एरो बना के समझाऊंगा, तो अब ध्यान से समझिएगा। फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर वर्गीकरण यानी क्लासीफाई करते हैं, फिर सारांश निकालते हैं यानी उसका जो है बैलेंस निकालते हैं यानी समराइजिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं यानी रिजल्ट निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, बाहरी पक्षकारों को बताते हैं। इतनी बात मैंने बता दिया था। अब यहां एक चीज ध्यान से समझिएगा कि जो है, अब ध्यान से समझिएगा, यानी कहने का मतलब है जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो किस बुक में करते हैं, प्राथमिक पुस्तक में करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्राइमरी बुक जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी बुक, यानी कि किसको बोलते हैं, जर्नल को। एक नंबर में क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि जर्नल की कौन सी बुक बोलते हैं, प्राइमरी बुक बोलते हैं। फिर ध्यान से समझिएगा, ये लिखा भी है मैंने। फिर आता है क्लासीफाइंग, यानी लेजर को हम क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, ध्यान रखिएगा, इसको प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, इसको सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं, सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं, ठीक है, या सेकेंडरी बुक भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लेजर को बोलते हैं, बड़ी ध्यान से समझिएगा, लेजर को बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने लिखा है समराइजिंग, यानी समराइजिंग का मतलब ट्रायल बैलेंस है, समराइजिंग का मतलब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, मैं ऊपर बता चुका हूं, ठीक है। लिखा हुआ है, यह कोई पुस्तक नहीं है, यह एक सूची होती है, ठीक है, यानी लिस्ट होती है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये प्राइमरी बुक होती है, ये प्रिंसिपल बुक होती है, या इसी को हम सेकेंडरी बुक बोलते हैं। डॉट डॉट करके पूछेगा, डॉट डॉट विच टाइप ऑफ बुक, ठीक है, या लेजर किस टाइप की बुक होती है, तो सेकेंडरी बुक होती है या सब्सिडरी बुक होती है, या हो सकता है ऑप्शन में प्रिंसिपल बुक दे दे तो प्रधान पुस्तक जिसे हिंदी में बोलते हैं, हमने हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। तो इसे ये ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, अब यहां समझते हैं, देखिएगा बेटा, यहां से यहां तक की जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, यहां से और यहां तक की जो एक्टिविटी वो कहलाती है पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग, यानी कहने का मतलब लेन देन को पहचानो, उसको रिकॉर्ड करो और उसकी पोस्टिंग कर दो, वो कहलाती है पुस्तपालन। उसके बाद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस करते हैं यानी सारांश निकालते हैं, ट्रायल बैलेंस करते हैं और परिमाण या परिणाम निकालते हैं, ठीक है ना, रिजल्ट निकालते हैं। कहां से निकालते हैं, फाइनल अकाउंट बना के। क्या रिजल्ट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसके बाद जो इंटरप्रिटेशन के बाद का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है ऑडिटिंग, वो कहलाता है ऑडिटिंग। एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, चलिए लिख के बताता हूं। कहा जाता है, देखिएगा, कहा जाता है जहां पुस्तपालन समाप्त होता है, ठीक है, समाप्त होता है, वहां लेखांकन आरंभ होता है, ठीक है, और जहां लेखांकन आरंभ होता है, आरंभ होता है, वहां वहां एक सेकंड, वहां वहां अंकेक्षण स्टार्ट हो जाता है, अंकेक्षण आरंभ हो जाता है। कई बार तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अंकेक्षण का मतलब क्या होता है। अंकेक्षण मतलब होता है टू इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट द बुक्स, इंस्पेक्ट द बुक्स। इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना, क्या होता है, निरीक्षण करना, ठीक है, चेक करना।
क्या चेक करना, एरर्स को चेक करना, ठीक है, फ्रॉड्स को चेक करना, यही सब ऑडिटिंग का वर्क होता है। आशा करता हूं ये बात पूरी तरीके से डिटेल में समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा यूजर्स कौन कौन से होते हैं, यूजर्स। ठीक है, आप देखिए डिटेल में, कितना डिटेल में मैंने आप लोग के लिए मेहनत किया, एक एक पॉइंट चुन चुन के बनाया। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कम्युनिकेशन, यानी किसको किसको हम क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या बताते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हुआ हमारे बिजनेस में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे हम बताते हैं। भाई ये चीजें हम बताएंगे, नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, तो हम इसे किसे बताएंगे, ये हम बताएंगे। देखिए दो तरीके के, एक होते हैं इंटरनल यूजर और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। लेकिन हम बताते किसको, विनियोगकर्ता, यानी इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टर्स। लेनदार मतलब होता है क्रेडिटर्स, जिससे हम सामान खरीदते हैं। ऋणदाता मतलब होता है बोरोवर्स। ठीक है, बोरोवर्स यानी कि जो हमें पैसा उधार देता है। ग्राहक का मतलब कस्टमर को भी हम बताते हैं बहुत सारी चीजें। यानी गवर्नमेंट रिसर्चर, यानी रिसर्च करने आएगा, ठीक है, आपसे डेटा पूछेगा तो आप उसको बताओगे। जनता का मतलब पब्लिक, ठीक है, पब्लिक। और रिलेटेड रिलेटेड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब इसको किस में बताया जाएगा, इन सभी को हम बताएंगे कहां से, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट कहां बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारे हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है निम्न में से कौन सा एक्सटर्नल यूजर है या निम्न में से कौन सा एक्सटर्नल यूजर होता है। अब देखिएगा, देखिए ये फर्म है, फर्म के बाहर जो काम करेगा वो कौन है, ये फर्म के अंदर जो काम करेंगे वो ये वाले हैं। तो ये कौन है, इंटरनल यूजर है, यानी कि संचालक। संचालक का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर्स। भाई ये फर्म के अंदर होते हैं। ओनर, ये फर्म का मालिक होता है। प्रबंधक मतलब ये भी हमारा जो है मैनेजर जिसे बोलते हैं। और उसके बाद कौन होता है, शेयर होल्डर। ठीक है, और वर्कर। शेयर होल्डर कहां पे होते हैं, शेयर होल्डर कहां पे होते हैं, कंपनी में होते हैं। भाई सब, इन सबको भी बताना है। ठीक है, कि भाई इतनी की प्रॉफिट हुई, इतने का लॉस हुआ, यहां यहां एक्सपेंसेस हुआ, बताएंगे। अगर हम बैलेंस शीट को नहीं बताएंगे एक्सटर्नल यूजर को, तो भाई इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाएगा, क्रिएटर हमको सामान क्यों देगा, बोरोवर्स हमें लोन क्यों देगा, कस्टमर हमारे सामान क्यों खरीदेगा, ठीक है, गवर्नमेंट हमारी रिसर्च कैसे करेगी, पब्लिक को हम क्या चीज बताएंगे। तो ये सारी चीजें हमको बतानी होती है। ठीक है, आगे आते हैं ब्रांचेस पे, आ जाते हैं ब्रांच। ठीक है, यानी विच टाइप ऑफ ब्रांच। ठीक है, या ऐसे कह लें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रांच, विच टाइप नहीं, सॉरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रांच। अब ध्यान से समझते हैं। देखिए लेखांकन की विभिन्न शाखाएं हैं। पहला है फिनेंशियल। अब बहुत आसान, इसमें कुछ नहीं है। देखिए जिस भी फर्म के अंदर जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस क्या निकालते हैं, एंड ऑफ ईयर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं क्या, फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वित्तीय विवरण। किसके लिए, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं एक्सटर्नल यूजर को। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस जहां पे भी होता है, जिस अकाउंटिंग में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वित्तीय लेखांकन बोलते हैं। इसे हम हिस्टोरिकल अकाउंटिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। हिस्टोरिकल अकाउंटिंग भी इसे कहा जाता है। क्लियर, आगे आ जाते हैं। उसके बाद लागत लेखांकन में, बहुत आसान भाषा में बताया मैंने। लागत लेखांकन में क्या होता है, देखिए लागत लेखांकन में द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट जहां निकाला जाता है, या जब भी, जहां पर भी, या जिस फॉर्म में इस टाइप की अकाउंटिंग की जाती है जहां पर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट निकाला जाता है। ठीक है, फैक्ट्री में वैसे नहीं करते हैं। ठीक है, फैक्ट्री में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, या जहां पर प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है, प्रोडक्शन रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहां पे होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सीधा सा मतलब यहां से हम देखते हैं, ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली प्रोवाइड रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर प्लानिंग, देखिएगा, और कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इन प्रोसेस बिजनेस। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, मतलब क्या है, देखिए जो डेटा हमने किया, यानी कि जो हमने अकाउंटिंग किया, अकाउंटिंग से हम क्या करेंगे,
अकाउंटिंग जो भी हमने किया, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाया, उसमें से रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन को निकाला जाएगा। क्या करेंगे? रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन को निकाला जाएगा और उसके बाद में हम क्या करेंगे? फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे? फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। अब ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से बीईपी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बीईपी भी क्या? ब्रेक इवन पॉइंट, यानी नया बिजनेस जो होता है उसको बीईपी पे वर्क करना होता है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट पे। यानी ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट और नो लॉस पर काम करना होता है, ठीक है। तो वो यहीं से देखा जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा। उसके बाद में जैसे मान लेते हैं हमें रेशियो निकालना है, रेशियो एनालिसिस करना है, तो ये भी तो फ्यूचर का ही प्रोडक्शन है। रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं भाई? फ्यूचर प्रोडक्टिव तो करते हैं। तो ये सब सारी चीजें कहाँ पे आती हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, फ्यूचर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, वो हमारे केस में आती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती है। फिर आते हैं सोशल अकाउंटिंग में। कहते हैं कि इन सोशल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आर दोज थिंग, या अकाउंटिंग आर दोज थिंग ना करके दोज थिंग्स यहां पे करके हटा दीजिएगा, दोज थिंग्स विच आर प्रोवाइड बिजनेस एंटरप्राइज। अकाउंटिंग आर दोज थिंग्स विच आर, देखिएगा सोशल अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग आर दोज थिंग विच आर प्रोवाइड बिजनेस एंटरप्राइज। देखिएगा ऐसे ध्यान से, वो यहां पे क्या होता है? सामाजिक लेखांकन में क्या होता है? हम उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो समाज के लिए करते हैं, ठीक है। समाज के लिए करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं ये कोई फर्म है, इसने क्या किया? हॉस्पिटल ओपन करा दिया, ठीक है। तो हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा सोशल अकाउंटिंग का पार्ट कहलाएगा, ठीक है। या हम ऑर्फनेज को ओपन करा दिया, फर्म ने क्या करा दिया? ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय। तो अनाथालय में भाई कुछ ऐसे थोड़ी ना होगा, अनाथालय में सामान जाएगा, खाना बनेगा, बच्चों का कपड़ा होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी, उसको रिकॉर्ड करा जाएगा, तो कहां पे आएगा? सोशल अकाउंटिंग में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में क्या होगा? टैक्स अकाउंटिंग में हम इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। यहां पे क्या होता है? दो तरीके का टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है? मैं इसको शॉर्ट में समझा दूं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये होता है, देखिए यहां समझिएगा कि ह्यूमन रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? यानी जो हमारे यहाँ वर्कर हैं, ठीक है, वर्कर हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ लेबर हैं, ठीक है, इनकी जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स में करते हैं। आपको पता होगा कि एमबीए भी, एक एमबीए जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक एचआर होता है, इन एचआर, और दूसरा होता है इन फाइनेंस, यानी फाइनेंस में होता है। एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स में भी होता है, यानी वहां पर क्या सीखते हैं? एक फॉर्म में, एक कंपनी में विच टाइप ऑफ लेबर, विच टाइप ऑफ वर्कर, उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, उनको क्या क्या चीज करके समझाना है, ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में की जाती हैं, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। आगे क्या हमको सीखना? देखिएगा सिस्टम, यानी कहने का मतलब है कि हम कौन कौन से सिस्टम से अकाउंटिंग को रखते हैं, किस किस टाइप से सिस्टम को रखते हैं। देखिएगा पहला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, जैसे कैश बेसिस प्रणाली, ठीक है, यानी कैश अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे बहुत सारे फर्म हैं जो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए लिखा इस प्रणाली के अंतर्गत केवल रोकड़ से संबंधित को किया जाता है। तो वो कौन सी संस्थाएं होती हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उन्हें हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है मोटिव। तो ये सारी क्या करती है? कैश में जो ट्रांजेक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करती हैं। दूसरा होता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डबल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है? दोहरा लेखा प्रणाली जिसे हम बोलते हैं। इसमें होता क्या चीज है? इसमें जो भी हम चीज रखते हैं, देखिए यह प्रणाली लेखांकन सिद्धांतों पर तो आधारित है, एक पूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रणाली है। बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक क्यों? देखिएगा इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के डेबिट व क्रेडिट साइड होते हैं। भाई कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, जैसे
गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का हमने सामान खरीदा। तो पहला तो ये फर्स्ट इफेक्ट तो ये पड़ गया, और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा, राम पड़ गया। दूसरा इफेक्ट ये, तो 2 इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और समान रूप से पड़ेगा, यानी 1 लाख रुपए राम में जाएगा और 1 लाख, देखिए इस बात को समझिएगा, राम और कैश, इस डिटेल में आगे बताएंगे। यहां भी 1 लाख रुपए जाएगा, क्योंकि राम ने सामान या राम को सामान बेचा है, तो राम में भी 1 लाख रुपए जाएगा, और कैश में बेचा है तो कैश में कितना चलाएगा, 1 लाख रुपए, तो दो इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए पूरी तरीके से वैज्ञानिक प्रणाली मानी जाती है। यह प्रणाली डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डुअल अभी पढ़ाऊंगा, कल के लेक्चर में बताऊंगा कि डुअल एस्पेक्ट होता क्या चीज है। ये द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित होती है, और यहीं से अकाउंटिंग इक्वेशन निकल के आता है, जिसे हम बोलते हैं लेखांकन समीकरण। एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटीज और प्लस कैपिटल होता है, या कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है भाई, एसेट्स हमारी वही चीज होती हैं जो लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी कैसे है भाई, जिसने हमको पैसा उधार दिया, उसी से हमने संपत्ति खरीदी, उसी से हमने इन्वेस्ट किया, तो वो भी तो हमारी एसेट्स ही है, वो भी तो हमारी एसेट्स ही है। और कैपिटल तो है ही, क्योंकि एसेट्स वही चीज बनती है जो हमारी कैपिटल होती है, जो कैपिटल वही चीज बनती है जो हमारी एसेट्स होती है। क्लियर, आगे आ जाते हैं। इस प्रणाली की सहायता से जर्नल लेजर, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रणाली की सहायता से जर्नल लेजर बनाया जाता है, तो इस प्रणाली के सहायता से हम क्या करते हैं, जर्नल लेजर और अंतिम खाते बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इकहरा लेखा प्रणाली जो था, सिंगल एंट्री सिस्टम पहले चलती थी, यह इनकम्प्लीट और अवैज्ञानिक प्रणाली है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। इनएमिनेट भी बोलते हैं इसको, अवैज्ञानिक को, यह ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइएगा। वैज्ञानिक पद्धति है जो छोटे व्यापारियों के लिए होती है, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए होती है, ठीक है। अब तो सर चलती नहीं है। इकहरा लेखा प्रणाली में रोकड़ बही तथा व्यक्तिगत खाते, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, रखे जाते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट, मैं डिटेल में बताऊंगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, जब आगे लेक्चर में बताऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा। फिर नकद प्राप्ति को हम भुगतान, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया है, यानी जो नकद प्राप्ति या नकद भुगतान होगा उसको हम रोकड़ बही में करेंगे, ठीक है, यानी कैश बुक में करेंगे। और जो उधार होगा यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, उसको हम व्यक्तिगत खातों में करेंगे। व्यक्तिगत खाते का मतलब होता है, जैसे मैंने राम से हमने परचेज किया तो राम के खाते में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर कैश भी होगा तब भी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह प्रणाली सटीकता, देखिएगा सटीकता यानी रिजल्ट जो बिल्कुल एक्यूरेट, यह प्रणाली सटीकता से वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं बताती। भाई जाहिर सी बात है, एक व्यक्तिगत खाता और कैश बुक ही होता है, इसलिए कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता है। यह पूछ लेगा निम्न में से कौन से वैज्ञानिक प्रणाली नहीं है, सॉरी। अब आते हैं महाजनी प्रणाली पे, ठीक है। महाजनी क्या होती है, पहले लोग महाजनी मुनीम जिसे बोलते थे वो होते थे, तो वही ये प्रणाली है, सबसे पुरानी प्रणाली यही एक तरीके से कहा जाए। यह प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों पर आधारित होती है, और यह भारतीय रेखा प्रणाली, ये बात ध्यान रखिएगा, ये भारतीय लेखा प्रणाली है। पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी भारतीय लेखा प्रणाली का पार्ट होता है, 4 ऑप्शन दे देगा तो आप लटक मत जाइएगा। फिर इसमें रोकड़ बही, नकल बही, नकल बही का मतलब कॉपी बुक। कॉपी बुक क्या होती है, जैसे मान लिया कोई सेल्स बुक है, उसकी हम 2 कॉपी रखेंगे, ठीक है। परचेज बुक है, उसकी 2 कॉपी रखेंगे, ठीक है। खाता बही का मतलब आपको पता है, लेजर जिसे हम बोलते हैं, और लेजर का ही 2 पार्ट कर देना है, वो नकल बही हो जाती है, ठीक है। इस बही के अंतर्गत आपको देखा होगा, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जब आपको वो रसीद देता है तो कार्बन कॉपी लगाते रखता है, एक अपने पास रखता है, एक आपको देता है, उसी को नकल बही कहते हैं, ठीक है। विभिन्न भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में लेखांकन किया था। इस प्रणाली के अंदर विभिन्न भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में, देखिए जैसे कैसे, मारवाड़ी हो गया, सिंधी हो गया, अपने अपने तरीके से लिखते हैं वो, ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषा उनकी अपनी अपनी है। एक बात ध्यान रखिएगा, डेबिट और क्रेडिट शब्द क्रमशः डिबेयर और क्रेडियर से बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये लैटिन भाषा का शब्द है। डिबेयर का मतलब क्या होता है, स्वामी, मालिक का ऋणी होना। ऋणी का मतलब क्या होता है, अगर वो सामान उधार खरीदता है या उधार लेता है तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, स्वामी का विश्वास यानी टू बिलीव, ठीक है, यानी उसका बिलीव होना, यानी कि हम अगर हम क्रेडिट में हैं, अगर हम क्रेडिट साइड में मेरा नाम लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि हम बिलीव, मतलब बिलीव इन द सेंस क्या है कि हमने पैसा लगाया या हमने किसी को पैसा दिया, ये मतलब यहां पे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है हमको, इटली में डेबिटो तथा क्रेडिटो शब्द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जो डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं हम, वहां इटली में क्या बोलते हैं, डेबिटो और क्रेडिटो बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूं। आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन करने का आधार क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस और हाइब्रिड बेसिस। कैश बेसिस का मतलब केवल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, और ये कहां पर रिकॉर्ड होता है? एनपीओ, मैंने बता चुका हूं वहां पे ऊपर, ठीक है। एक्रूअल का मतलब कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों को रिकॉर्ड किया जाएगा। मॉडर्न सिस्टम यही होता है, आपको पता होगा, आप कहीं सामान खरीदने जाते हो, चाचा की दुकान है, 5 रुपए 10 रुपए का सामान था, 5 रुपए रखे हो तो कह दो चाचा जी 5 रुपए बाद में दे दीजिएगा, तो वो एक्रूअल बेसिस होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड ट्रांजेक्शन में कैश ट्रांजेक्शन और एक्रूअल ट्रांजेक्शन दोनों आते हैं। अब इसमें होता क्या दीजिए, एक्सपेंसेस अगर होगा तो वो एक्रूअल बेसिस पर होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक्सपेंसेस होगा तो उसको एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर इनकम होगी तो हम उसे कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। यहां लिख दे रहा हूं, अगर एक्सपेंसेस होगी तो उसे हम एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे, और अगर इनकम होगी तो उसे हम कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। किसमें? हाइब्रिड में। और ये कहाँ कहाँ होता है? लोकल बॉडी में, यानी कि अगर आपके जो अगल बगल के वो होते हैं पार्ट, वो वहाँ पे होगा। उसके बाद फिर क्या होता है, प्रोफेशनल पर्सन जो होते हैं, प्रोफेशनल बंदे जैसे वकील होते हैं या ऐसा कोई लोग हैं, वो दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कैश को भी रिकॉर्ड करते हैं। वैसे कोई एक बार बताऊं, ये सारी चीज़ें यहीं पे कंप्लीट हो जाती हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हाइब्रिड को, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी आपको, ठीक है। और काफ़ी मेहनत लगता है, आप थोड़ा सा और सपोर्ट करें हमें, तो इससे भी अच्छा और अच्छे अच्छे जो है कंटेंट्स को मैं लिखूंगा, और भी आपके लिए टाइम स्पेंड करूंगा और मेहनत करूंगा। बस आप सपोर्ट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को जनरेट करें, ठीक है। बहुत सब्सक्राइबर जनरेट करें, ठीक है। आप देखिए, मैं आने वाले समय में आपकी अकाउंटिंग पूरा, यानी कहने का मतलब कॉमर्स का पूरा सिलेबस, एक एक पॉइंट हैंड रिटन नोट्स करके आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगा, ठीक है। एक एक चीज़ें क्लियर करा दूंगा, ठीक है। वैसे आपका सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स हमको और मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए। और जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, काफ़ी टाइम लगता है, कई बुक्स को जो है कलेक्ट करके बनाना पड़ता है। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।